वृंदावन में नया लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जिससे वृंदावन पर गंभीर असर पड़ रहा है। यह शहरी मॉडल वृंदावन को बर्बाद कर रहा है। वृंदावन के आसपास जो सोसाइटी बनी हुई है, इन्हीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों को दूर दूर से वृंदावन में आने वाले भक्तों से समस्या होने लगी है। आने वाले दिनों में सिर्फ एक टूरिस्ट पैलेस बनकर रह जाएगा, क्योंकि वृंदावन की पवित्रता खत्म होती जा रही है और बढ़ती आबादी के साथ वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता भी खत्म हो रही है। क्या वृंदावन अपनी आध्यात्मिकता खो रहा है? क्या आधुनिकता इस पवित्र भूमि की शुद्धता को खत्म कर रही है? सोसाइटी में रहने वाले भक्तों का विरोध क्यों कर रहे हैं और उनके अनुयायी इससे कैसे निपट रहे हैं? इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वृंदावन के भविष्य के लिए क्या सही है। आपका स्वागत है ऑफिशियल चैनल AJ एम्पायर में। कुछ समय पहले खबर आई थी कि वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। इस विरोध को करने वाली NRI सोसाइटी के कुछ लोग थे, जो NRI ग्रीन सोसाइटी में रहते हैं। ये लोग सड़कों पर आकर विरोध कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इस पूरे मामले को दोबारा देखा तो मुझे एक और गंभीर बात समझ में आई। अगर इस विषय पर सरकार या धार्मिक समाज ने अभी से चर्चा शुरू नहीं की तो यह एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और बड़ा मुद्दा कैसे बन जाएगा, आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले विरोध क्यों हो रहा था उसके बारे में बात करते हैं, तब आपको पूरी कहानी समझ आएगी। प्रेमानंद महाराज हमेशा एक ही रास्ते से गुजरते थे, जो NRI ग्रीन सोसाइटी के पास से होकर जाता था। सोसाइटी के लोगों ने आपत्ति जताई कि जब प्रेमानंद महाराज जी रात 2 बजे अपने फ्लैट से आश्रम की ओर जाते हैं, उसी मार्ग पर उनके भक्त हर रोज उनका इंतजार करते हैं। अगर वे सिर्फ इंतजार करते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अब यह एक बड़ा आयोजन बन चुका है। उनके आने से पहले सड़कें बंद कर दी जाती हैं, रास्ता साफ किया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं और कीर्तन किया जाता है। तो NRI ग्रीन सोसाइटी के लोगों का कहना है कि आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं, उन सबकी हमारे पास वीडियो है। उस समय शोर शराबे, आतिशबाजी, भजन और भीड़ से परेशानी होती है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है, जिससे उनकी और अन्य जीवों की नींद खराब होती है। नींद नहीं आती। उन्होंने इसे आतंक जैसा माहौल बताया और सवाल उठाया कि क्या भक्ति शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वे एक सोसाइटी के इलाके में यह सब कर रहे हैं। ये कोई रामलीला मैदान नहीं है जहां इस तरह के आयोजनों की अनुमति हो। संत का भव्य स्वागत अच्छा है, लेकिन यह सोसाइटी क्षेत्र में हो रहा है, न कि रामलीला मैदान में। अगर कोई इसे मुद्दा बनाए या रास्ता बंद होने से किसी बुजुर्ग या मरीज को परेशानी हो तो जिम्मेदारी कौन लेगा? स्थानीय लोग परेशान हैं, मुश्किल से 3 घंटे सो पाते हैं और शोर से पशु पक्षी भी बेचैन हैं। सभी संतों का सम्मान है, लेकिन यह समस्या पिछले 1.5 साल में और बढ़ गई है। जब प्रेमानंद महाराज को यह पता चला कि स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं, तो प्रेमानंद महाराज ने अपनी पैदल यात्रा स्थगित कर दी और पैदल निकलना बंद कर दिया। इससे उनके भक्तों में नाराजगी फैल गई, क्योंकि वे चाहते थे कि महाराज उन्हें दर्शन दें। कुछ दिनों बाद इस समस्या का हल निकाला गया। अब प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम की छत से भक्तों को दर्शन देते हैं, जो सुबह के समय होते हैं। पहले ये दर्शन रात 2 बजे होते थे, लेकिन अब वे सुबह 4 बजे अपने आश्रम से गाड़ियों में निकलते हैं। उनकी पदयात्रा रुकने के कारण वहां के फूल, चाय और अन्य सामान बेचने वाले दुकानदारों के व्यापार पर असर पड़ा, जिससे उनमें भी नाराजगी देखने को मिली। प्रेमानंद महाराज के विरोध में उतरी NRI ग्रीन सोसाइटी की महिलाओं को अब नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वृंदावन के दुकानदारों ने उनके खिलाफ पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें लिखा है कि NRI ग्रीन सोसाइटी की महिलाओं को हम कोई सामान नहीं देंगे, कृपया वे इस दुकान में ना आए। यह बहिष्कार उन महिलाओं के विरोध का जवाब माना जा रहा है, जो प्रेमानंद महाराज के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस विवाद पर प्रेमानंद महाराज के आश्रम से प्रतिक्रिया आई कि ऐसा बहिष्कार गलत है और सभी को समान समझना चाहिए। यह दर्शाता है कि सच्चा संत वही होता है जो क्षमा और करुणा को महत्व देता है। आज के समय में जहां अधिकतर कथावाचक लाखों रुपए के पैकेज लेते हैं और लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, प्रेमानंद महाराज इससे अलग सादगी और शांति की मिसाल बने हुए हैं। वे केवल नाम जपने और सकारात्मकता फैलाने की प्रेरणा देते हैं।
बिना किसी दिखावे या विवाद में पड़े। उनके प्रवचन लाखों लोगों को आंतरिक शांति प्रदान करते हैं और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर उनका विरोध क्यों हो रहा है? क्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता इसकी वजह है या उनके आश्रम की बढ़ती भीड़ से किसी को परेशानी हो रही है? क्या कुछ कथावाचकों को उनकी प्रतिष्ठा पर खतरा महसूस हो रहा है? जो भी कारण हो, लेकिन प्रेमानंद महाराज के भक्तों की आस्था अडिग बनी हुई है। वे उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं। इस घटना के बाद सोसाइटी के सेक्रेटरी खुद महाराज जी के पास गए और माफी मांगी। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे दोबारा उसी रास्ते से आएं, क्योंकि लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं। आखिरकार यह विवाद सुलझ गया और लोग ये समझ गए कि उन्होंने गलत किया था। अब बात आती है कि बड़ा मुद्दा कैसे बन जाएगा। सब कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें समस्या क्या है, तो सुनिए। समस्या वृंदावन में हालात तेजी से बदल रहे हैं, जिससे एक नया सवाल उठता है। यहाँ की डेमोग्राफिक स्थिति में बड़ा बदलाव हो रहा है। बाहरी लोग बस रहे हैं, जिनका रहना खाना पीना सब कुछ अलग है और सोच भी अलग। उनका एक मॉडर्न लाइफस्टाइल होता है, जिसके अनुसार वह रहते हैं लाइफस्टाइल से। मतलब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, मैकडॉनल्ड्स, रेस्टोरेंट्स होने चाहिए और घूमने के लिए एडवेंचर प्लेस, पिकनिक स्पॉट और बहुत कुछ होता है। बहुत लंबी लिस्ट है। जब ये सब वहां पे बनेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान वृंदावन के वन क्षेत्र को होगा। वृंदावन हमेशा से एक प्राकृतिक हरियाली भरी जगह रही है, जहां भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते थे। लेकिन अब नई सोसाइटी बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। लेकिन क्या हम ये सोच रहे हैं कि इन सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि गायें भी चलती हैं? जंगल और चारा खत्म होने से वे भटकेंगी, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। सोसाइटी में रहने वाले लोग रात 10:30 के बाद शांति चाहते हैं और शोर शराबा पसंद नहीं करते, भले ही वे भगवान और संतों का सम्मान करते हों। लेकिन यह स्वभाव वृंदावन की संस्कृति से मेल नहीं खाता। यदि यही स्थिति जारी रही तो स्थानीय लोग खुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं और संघर्ष बढ़ सकता है। शहरी मॉडल से शहरी सिस्टम भी अपनाया जाएगा और घरों का गंदा पानी सीवेज सिस्टम से होकर यमुना नदी में पहुंचेगी, जिससे यमुना का प्रदूषण और भी बढ़ेगा। और ये पहले से ही हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि वृंदावन में यमुना का जल सही ढंग से डिस्पोज नहीं किया जा रहा और पूरी गंदगी उसमें बह रही है। वृंदावन एक महत्वपूर्ण धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। आपको बता दें कि वृंदावन की मिट्टी को ब्रज की रज के नाम से भी जाना जाता है। वज्र की रज में इतनी शक्ति है कि इसे मस्तक पर लगाने मात्र से ही व्यक्ति के रोग दोष दूर हो जाते हैं और भाग्य चमक जाता है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के आसपास अत्यधिक शहरीकरण से उनका मूल स्वरूप प्रभावित हो सकता है, लेकिन किसी स्थान के सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए क्षेत्र का विकास करना भी संभव है। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार और स्थानीय प्रशासन को विकास योजनाओं में सांस्कृतिक पहचान का ध्यान रखना चाहिए। नए निवासियों के लिए कुछ नियम बनाए जाएं, जैसे कि धार्मिक स्थानीय त्योहारों में सहयोग देना होगा और सरकार को एक सांस्कृतिक समिति बनाई जाए जो यह सुनिश्चित करे कि विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। संस्कृति और विकास का सही संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार, समुदाय और नए निवासियों को मिलकर काम करना होगा, ताकि क्षेत्र अपनी पहचान भी बनाए रखे और प्रगति भी करे। सरकार को हेरिटेज जोन घोषित करना चाहिए, जहां पारंपरिक आर्किटेक्चर और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा की जाए। अगर किसी ऐतिहासिक या धार्मिक क्षेत्र को हेरिटेज जोन घोषित किया जाता है तो वहां की पारंपरिक और आध्यात्मिक पहचान बनी रहती है। मॉडर्न लाइफस्टाइल के दबाव से बचाव होता है और वह क्षेत्र भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहता है। यदि वृंदावन में कोई नया निर्माण हो रहा है तो बस्तियों और इमारतों के निर्माण में स्थानीय भारतीय कला, मूर्तियां, म्यूरल्स और पारंपरिक डिजाइन का शामिल किया जाए। वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों के पास मल्टीनेशनल मॉल्स और अत्यधिक आधुनिक क्लबों को सीमित किया जाए और स्कूलों और कॉलेजों में स्थानीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को पढ़ाया जाए। नो योर सिटी और कल्चरल हार्मोनी प्रोग्राम्स जैसे कार्यक्रम चलाए जाए, जिससे बाहर से आने वाले लोग वहां की परंपराओं को समझ सकें। वृंदावन और अन्य पारंपरिक स्थलों में नए बसने वालों को सांस्कृतिक नियमों से अवगत कराने के लिए एक गाइडलाइन बनाई जाए
और सभी बड़े आयोजन और उत्सव स्थानीय प्रशासन और संतों की देखरेख में हो, जिससे आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखा जाए। अगर इन उपायों को लागू किया जाए तो किसी भी क्षेत्र का विकास उसकी संस्कृति और मूल पहचान को सुरक्षित रखते हुए किया जा सकता है। वृंदावन जैसे स्थानों के लिए संस्कृति संरक्षण केंद्रित विकास ही सही रास्ता है, जिससे आध्यात्मिकता, परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बना रहे। सरकार, प्रशासन और समाज को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या वृंदावन को शहरी मॉडल में ढालना सही होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी हिम्मत बढ़ती है। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्ण।